भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में साम्राज्यों की धड़कनें समाई हुई हैं, जहां इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि पत्थरों, मंदिरों, युद्ध भूमियों, महलों और समय की सांसों में जिंदा है। ये वह भूमि है जहां राजा पैदा नहीं होते थे, राजा बनाए जाते थे, अपनी तलवार की धार से, अपने साहस से, अपने ज्ञान से और कभी-कभी अपनी दया से। यह वह भूमि है जहां एक सम्राट के कदमों की ध्वनि हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती थी, जहां किसी एक योद्धा की गूंज पूरी सभ्यता का रूप बदल देती थी, जहां किसी राजा का एक निर्णय लाखों जीवन की दिशा तय करता था। भारत के इतिहास में हजारों राजा हुए, पर इन हजारों में से केवल कुछ ही ऐसे हुए जिन्होंने शक्ति की परिभाषा को बदल दिया, जिन्होंने साम्राज्य बनाए, जिन्होंने सभ्यता गढ़ी, जिन्होंने संस्कृति को नया आकार दिया। और ऐसे ही 10 महानतम सबसे शक्तिशाली भारतीय सम्राटों की यह महागाथा अब आपके सामने खुलने जा रही है। एक ऐसी यात्रा जहां हम सिर्फ राजा नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे चरित्र, उनका साम्राज्य, उनकी कूटनीति, उनकी वीरता, उनके युद्ध, उनकी नीतियां, उनकी कमजोरियां, उनकी महानताएं, सबको महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के 10 सबसे शक्तिशाली राजाओं की यह अनंत गाथा। और शुरुआत करते हैं उस राजा से जिसकी शक्ति तलवार में भी थी और जिसकी महिमा दया में भी थी। सम्राट अशोक महान, वह सम्राट जिसकी गूंज आज भी एशिया के करोड़ों दिलों। सम्राट अशोक, वह नाम जिसे सुनते ही इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे भयानक युद्ध, सबसे अद्भुत परिवर्तन और सबसे महान दया मन में एक साथ जन्म ले लेती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। बिंदुसार ने उसे संभाला था, पर उसे आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला एक ही नाम था, अशोक। कहते हैं कि शक्ति को समझने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन शक्ति को बदल देने के लिए हृदय चाहिए। और अशोक के भीतर यह दोनों थे, और यही कारण है कि वह भारत के सबसे शक्तिशाली राजा की सूची में पहले स्थान पर आते हैं। लेकिन अशोक महान बनने की कहानी उतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जन्म से महान नहीं था, बल्कि जिसने खुद को महान बनाया। युद्धों, संघर्षों, असुरक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और फिर दया और धर्म की रोशनी के बीच। अशोक का जन्म राजमहल में हुआ, लेकिन बचपन से ही उसका स्वभाव विद्रोही था। वह साहसी था, पर साथ ही कठोर भी। उसके भीतर एक आग थी जो उसे रुकने नहीं देती थी। उसके पिता बिंदुसार के कई पुत्र थे, और अशोक उनमें सबसे अधिक सक्षम और सबसे अधिक भयभीत करने वाला था। लेकिन राजमहल में शक्ति हमेशा प्रेम से नहीं, राजनीति से चलती है। और राजनीति का नियम है, जिससे डर लगता है उसे दूर करो। अशोक को भी महल की राजनीति ने दूर किया। उसे उज्जैन और तक्षशिला भेजा गया ताकि वह बागियों को शांत करे। लेकिन जिसे हटाने भेजा गया था, वह लौटकर और भी ताकतवर बन गया। तक्षशिला में विद्रोहियों के साथ संघर्ष ने उसके भीतर वह लोहा भर दिया जो एक साम्राज्य चलाने के लिए चाहिए होता है। अशोक सिर्फ तलवार नहीं चलाता था, वह दिमाग भी चलाता था। जहां दूसरे राजकुमार सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन करते थे, अशोक रणनीति बनाता था। वह युद्ध भूमि को खेल की तरह देखता था। किस दिशा से हमला होगा, कहां सेना टूटेगी, कब शत्रु घबराएगा, सब उसकी नजरों में होता था। और यही कारण था कि बिंदुसार ने तमाम विरोध के बावजूद उसे हमेशा मुख्य सैन्य अभियानों में आगे रखा। लेकिन अशोक की असली परीक्षा उसके पिता की मृत्यु के बाद शुरू हुई। उत्तराधिकार का संकट ऐसा आया जिसने मौर्य साम्राज्य को तोड़ने के कगार पर पहुंचा दिया। कई राजकुमार सत्ता चाहते थे। महल में षड्यंत्र, द्रोह, गुप्त हत्याएं और राजनीति का तूफान चल पड़ा। अशोक ने यह लड़ाई न सिर्फ अपनी तलवार से जीती, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से भी। रक्तपात हुआ, लेकिन अंत में सिंहासन अशोक के हाथ आया, और इसके साथ आया वह साम्राज्य जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, हिमालय से लेकर दक्षिण के विशाल हिस्से तक फैली थी। यह वह साम्राज्य था जिसे संभालने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, दूरदृष्टि भी चाहिए थी। अशोक ने शुरुआत में कठोर शासन किया। वह बागियों को बर्दाश्त नहीं करता था, और उसकी एक नीति थी, जो समर्पण करे वह अपना, जो विद्रोह करे वह शत्रु। उसकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध हाथी, युद्ध रथ, सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। लेकिन इस शक्ति का असली उपयोग उसने तब किया जब उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध। कलिंग एक छोटा सा राज्य था,
पर उसकी आत्मा विशाल थी। कलिंग के लोगों ने मौर्य साम्राज्य की शक्ति को चुनौती दी और अशोक ने चुनौती स्वीकार की। इतिहास कहता है कि वह युद्ध इतना भयानक था कि गंगा का जल भी मानो लाल हो गया। लाखों लोग मारे गए। कलिंग हार गया। मौर्य साम्राज्य जीत गया। लेकिन इस जीत ने अशोक के भीतर एक ऐसा तूफान पैदा किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। युद्ध भूमि पर पड़े शव, रोती हुई माताएं, टूटे हुए घर, बर्बाद परिवार। एक सम्राट जिसने युद्ध जीता था, वह अपने भीतर हार गया। यही वह क्षण था जिसने अशोक को छंड अशोक से धम्म अशोक बना दिया। शक्ति की परिभाषा बदल गई। उसने तलवार छोड़कर धर्म को अपनाया। उसने हिंसा छोड़कर दया अपनाई। उसने जीतने की जगह जोड़ना शुरू किया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और उसे सिर्फ भारत नहीं, पूरे एशिया में फैला दिया। उसके द्वारा बनाए गए धम्म के स्तंभ आज भी उसकी विचारधारा का प्रतीक है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, समानता, नैतिकता, कर्तव्य, न्याय, ये सब उसकी शक्ति के नए रूप थे। अशोक ने प्रशासनिक सुधार किए, सड़कें बनवाईं, अस्पताल बनवाए, विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया, व्यापार को बढ़ाया, किसानों के लिए नीतियां सुधार की। उसका शासन वह शासन था जिसमें सिर्फ तलवार से नहीं, विचारों से शासन होता था। वह सम्राट जिसने हजारों किलोमीटर तक फैले साम्राज्य को युद्ध से नहीं, नैतिकता से जोड़ा। वह राजा जिसने इतिहास में वह स्थान पाया जिसे अन्य सम्राट सिर्फ सपना देख सकते थे। समस्त एशिया का सम्राट, भारत का महानतम राजाओं में सबसे महान। अब बात करते हैं राजा चंद्रगुप्त मौर्य की। भारत के इतिहास में अगर शक्ति की असली जड़ें खोजनी हो, तो वह एक ऐसे सम्राट के पैरों के निशान में मिलती हैं जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य बालक की तरह की थी, पर अंत में वह पूरे भारत उपमहाद्वीप का पहला महान सम्राट बन गया। वह राजा जिसने सिर्फ साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि भविष्य के साम्राज्यों को बनाने की कला भी सिखाई। वह राजा जिसने एक बिखरे हुए, कमजोर, छोटे छोटे राज्यों से भरे भारत को एक महान शक्ति बनाया। वह सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक प्रेरणा है, यह एक उदाहरण है, यह एक प्रमाण है कि यदि किसी मनुष्य में साहस, बुद्धि और सही मार्गदर्शन हो, तो वह कोई भी असंभव कार्य कर सकता है। चंद्रगुप्त की शुरुआत साधारण थी। कई कथाएं कहती हैं कि वह जन्म से राजवंश का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सामान्य परिवार का बालक था, जिसे उसकी परिस्थितियों ने संघर्ष का अर्थ सिखाया, जिसने गरीबी देखी, जिसने अन्याय देखा, जिसने शोषण देखा, और इसी ने उसके भीतर वह सपना जगाया, एक ऐसा सपना कि एक दिन वह देश को एक नई दिशा देगा। लेकिन अगर चंद्रगुप्त की कहानी सिर्फ इतनी ही होती, तो आज उसकी गाथा इतनी विशाल ना होती। उसकी असली कहानी तो तब शुरू होती है जब उसकी मुलाकात इतिहास के सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति आचार्य चाणक्य से हुई। एक तरफ चंद्रगुप्त में जुनून था, दुस्साहस था, परिश्रम था। दूसरी तरफ चाणक्य के पास था ज्ञान, अनुभव, रणनीति और राजनीति की सबसे गहरी समझ। जब ये दो एक साथ आए, तो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य जन्म लेने वाला था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में कुछ देखा, एक आग, एक क्षमता, एक अदम्य इच्छा। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य में देखा वह गुरु, वह मार्गदर्शक, वह बुद्धिमान व्यक्ति जिसे भाग्य सिर्फ एक बार ही देता है। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली था, पर अन्यायपूर्ण भी। धन नंद अपनी सेना की शक्ति पर घमंड करता था। उसके पास हजारों हाथी, विशाल सेनाएं और अपार धन था। लेकिन जो उसके पास नहीं था, वह था जनता का प्रेम। यही उसकी कमजोरी थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीति से यह समझ लिया कि एक साम्राज्य सिर्फ हथियारों से नहीं चलता, दिलों से चलता है। चाणक्य ने उसे राजनीति सिखाई, राजकीय प्रशासन सिखाया, कूटनीति सिखाई, गुप्तचर प्रणाली सिखाई और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य सिखाया। यही धैर्य काम आया जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई। यह युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, यह दिमाग और रणनीति का खेल था। जहां नंदों के पास युद्ध हाथी थे, वहां चंद्रगुप्त के पास विचार थे। जहां नंदों के पास धन था, वहां चंद्रगुप्त के पास जनता थी। जहां नंदों के पास बड़ा महल था, वहां चंद्रगुप्त के पास चाणक्य था। और अंत में जीत उसी की होती है जिसके पास बुद्धि होती है। लंबे संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक युग का आरंभ था। चंद्रगुप्त अब राजा बन चुका था, पर उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी।
उसके सामने था एक विशाल बिखरा हुआ उपमहाद्वीप जिसे एक करना था। और उसने यह काम उसी कठोरता, उसी सूझबूझ और उसी दूरदर्शिता से किया जिसने उसे राजा बनाया था। उसने अपनी सेना को मजबूत किया, उसने प्रशासन को पुनर्गठित किया, उसने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उसने गुप्तचर तंत्र को इतना प्रभावी बनाया कि कोई भी साजिश चंद्रगुप्त तक पहुंचने से पहले चाणक्य तक पहुंच जाती थी। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य एक ही पीढ़ी में इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। पर चंद्रगुप्त की शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं थी, वह उसके निर्णयों में थी। सिकंदर महान भारत पहुंचा था, पर उसके बाद का शासन ग्रीक उत्तराधिकारियों के हाथ में था। चंद्रगुप्त ने उससे भी सामरिक समझदारी से निपटा। उसने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध भी किया और कूटनीति भी अपनाई। दोनों ने समझ लिया कि एक दूसरे से युद्ध रक्त बहाएगा, पर समझौता भविष्य बनाएगा। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया, उसे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से दिए, और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी दिए। यह हाथी बाद में यूनानी युद्धों में निर्णायक साबित हुए। इस तरह चंद्रगुप्त केवल भारत का ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी महान खिलाड़ी बन गया। लेकिन एक राजा का सबसे बड़ा गुण यह नहीं होता कि वह कितनी भूमि जीतता है, बल्कि यह होता है कि वह अपने लोगों को कितना सुख देता है। और चंद्रगुप्त ने यह भी साबित किया। उसकी बनाई हुई प्रशासनिक प्रणाली आज भी आधुनिक शासन का आधार है। नगरों की व्यवस्था, कृषि सुधार, व्यापार मार्ग, कर व्यवस्था, सिंचाई तंत्र, ये सब उसकी देन है। मौर्य साम्राज्य को इतनी दृढ़ नींव मिली कि उसके बाद उसका पोता अशोक एशिया के सबसे बड़े साम्राज्य का सम्राट बन सका। चंद्रगुप्त का जीवन अंत में एक और महान मोड़ लेता है। दुनिया के महान सम्राट अक्सर सत्ता के मोह में खो जाते हैं, पर चंद्रगुप्त अलग था। जैन धर्म की शिक्षाएं सुनकर उसके भीतर विरक्ति की एक नई भावना जागी। उसने सत्ता छोड़ दी, सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया और खुद दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला जाकर तपस्या में लग गया। वह सम्राट जिसने दुनिया जीती थी, अंत में खुद को जीतने चला गया। माना जाता है कि उसने जैन परंपरा के अनुसार समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। चंद्रगुप्त की शक्ति उसकी तलवार में थी, उसके विचारों में थी, उसके साम्राज्य में थी, उसकी महानता में थी, और उसकी विरासत में भी है। अगर चंद्रगुप्त नहीं होता तो न चाणक्य का अर्थशास्त्र जीवित होता, न मौर्य साम्राज्य जन्म लेता, न अशोक महान बन पाता। वह भारत का पहला सम्राट था जिसने एकता का सपना देखा और उसे वास्तविकता में बदल दिया। वह केवल राजा नहीं था, वह निर्माता था, राष्ट्र निर्माता, नीति निर्माता और आधुनिक भारत की सबसे प्राचीन नींव।